अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 18 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि रोज मॉर्निंग में 6 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर आता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए। क्रेजी जी के ट्रिक की पूरी टीम का उत्साह बनाइए आप, ताकि आगे भी आपको ऐसा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट अदर वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की, तो इवनिंग में 6 बजे तक क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। अगर आपने लास्ट सेशंस को ध्यान से देखा होगा, डेली करंट अफेयर के सेशंस आप अगर रोज देखते होंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है। सेकंड क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया। और थर्ड क्वेश्चन, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है। लास्ट सेशंस में सारे करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाए थे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे इजीली आप बता देंगे। और अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो मिड वीडियो में और भी क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं। ओके, तो उनको भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो लता मंगेशकर की स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2022 में। 2024 के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को। आंसर सी हो जाएगा। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान और ये है रणदीप हुड्डा। अब तीन की इमेज इसलिए यहां पर लगाई गई है क्योंकि दो और अवार्ड आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। पहले तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 के लिए किसे दिया गया या किसे दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया गया है, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। इसके अलावा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो कि एक स्पेशल अवार्ड है, ये दिया जाएगा रणदीप हुड्डा को। ये भी बॉलीवुड एक्टर है 2024 के लिए। और इसके अलावा संगीत के लिए भी एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। संगीत के क्षेत्र में स्पेशल अवार्ड ये दिया जाएगा ए आर रहमान को। कंफर्म। अवार्ड लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है, गायिका थी, काफी फेमस थी। ठीक है, इनकी स्मृति में शुरू किया गया था 2022 में। बात आती है कि दिया किसे जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने नेशन के लिए काम किया हो, लोगों की भलाई के लिए काम किया हो, या फिर सोसाइटी में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा सकता है। सबसे पहली बार 2022 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और लास्ट ईयर 2023 में आशा भोसले को दिया गया था, जो कि एक गायिका है। ओके, और अब 2024 के लिए किसे दिया जाएगा, अमिताभ बच्चन। कंफर्म। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए। कुछ सेशंस पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आयोजन कहां पर हो रहा है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तब मैंने आपको बोला था कि जब रेसलिंग खत्म हो जाएगी, जब ये चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी, तब हम मेडल टेली की एक बार बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर पूछा गया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल अपने नाम किए। तो भारत ने 9 मेडल अपने नाम किए। कितने? 9। इनमें से 4 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड एक भी नहीं आया। 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 9 मेडल जीते और मेडल टेली में भी हम 9वें स्थान पर। अब आपके दिमाग में आएगा सर आयोजन कहां हुआ। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो 11 तारीख को यह शुरू हुआ था और 16 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया है किर्गिस्तान के बिश्केक में। ओके, इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 मेडल अपने नाम किए, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और मेडल टेली में 9 मेडल के साथ हम 9वें स्थान पर ही रहे हैं, आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में। अब बात आती है कि सर मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन। तो हम 3 देशों की बात करेंगे जो टॉप 3 है। लेकिन उसके पहले यहां पर देखिए मेडल जो विनर हैं रेसलर, उनकी एक बार बात कर लें क्या। देखिए, ब्रॉन्ज मेडल नहीं बता रहा हूं, यहां पर आप पॉज करके एक बार इनको पढ़ लेना। सिल्वर मेडल मैं आपको काउंट करवा देता हूं।
तो 4 मेडल में से एक लेकर आए हैं भारत के उदित। मेंस 57 किलोग्राम भार वर्ग में, राधिका वुमेन के 68 किलोग्राम भार वर्ग में, अंजू विमेन की 53 किलोग्राम भार वर्ग में और हर्षिता विमेन के 72 किलोग्राम भार वर्ग में रेसलिंग में सिल्वर मेडल लाए। कंफर्म। ब्रॉन्ज मेडल पॉज करके देख लीजिए। अब आगे आते हैं, मेडल टेली की बात करते हैं। तो इस रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा जापान, जिसने टोटल 18 मेडल अपने नाम किए, 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सेकंड पर ईरान 17 मेडल के साथ और किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर 14 मेडल के साथ। भारत की बात करें तो 9 मेडल के साथ, जिसमें से 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 9 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में 9वें स्थान पर रहा। कंफर्म, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 से अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में। कंफर्म। अगला क्वेश्चन, हाँ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप को भी तो देखें। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती कमेटी के द्वारा करवाया जाता है। पुरुषों का टूर्नामेंट 1979 में शुरू हुआ था पहली बार, और महिलाओं के लिए टूर्नामेंट शुरू हुआ था 1996 में। थर्ड क्वेश्चन पर अप्रैल 2024 में IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो देखिए जीडीपी जानते हैं क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन देखें ना तो एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा का मतलब गुड्स और सर्विसेज का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही उस देश की जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी के आधार पर आईएमएफ ने 2024-25 के लिए भारत की पहले जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था 6.5%, जो कि अब अप्रैल 2024 में बढ़ाकर 6.8% कर दिया, मतलब 0.3% की वृद्धि की है। आईएमएफ का कहना है कि भारत में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती जा रही है, जो घरेलू मांगे वो बढ़ती जा रही, तो भारत की जीडीपी बढ़ के 6.8% रह सकती है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। यह अनुमान पहले केवल 6.5% का था, जो कि अब बढ़कर 6.8% का हो गया। कंफर्म। जीडीपी विकास अनुमान बढ़ाने का कारण अभी मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक डिमांड है। अब इसके अलावा भी आईएमएफ के अलावा भी काफी सारी संस्थाओं ने भारत का 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। जैसे आरबीआई ने यह अनुमान 7% का लगाया, एशियाई विकास बैंक ने भी 7% का लगाया है, और वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान 7.5% का लगाया कि 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ इतनी रह सकती। आईएमएफ की बात करें तो हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था, क्योंकि लगातार दूसरी बार इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त की गई है क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। कल के सेशन में पढ़ा था हमने। कहां की है, कहां की रहने वाली, किस देश से बिलोंग करती है, कमेंट में बताना। कल मैंने आपको बताया था। क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा आईएमएफ की दूसरी बार मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री संजना सांघी को बनाया गया। नाम से समझ नहीं आएगा, इमेज देखेंगे तो पहचान जाएगी। काफी मूवीज में देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत ही फेमस मूवी थी, जो कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम मूवी भी थी आई थिंक। तो उस मूवी में आपने इन्हें देखा होगा। मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट में बताना मूवी कौन सी है संजना सांघी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की। ओके चलिए, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और कलाकार संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। संजना सांघी युवा बॉलीवुड स्टार है और यूएनडीपी ने इन्हें यूथ चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अब ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये स्पेस इंडिया की, तो स्पेस इंडिया की ओर से ये स्पेस एजुकेशन के लिए अब लोगों को जागरूक करती हुई दिखाई देगी। कौन? संजना सांघी स्पेस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारत में। अब यहां पर स्पेस इंडिया की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 2001 में हुई थी, और यह कंपनी स्कूल के बच्चों को स्पेस एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। स्पेस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया।
कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट को जारी किया है, देखिए इसके नाम में ही पॉपुलेशन आ जाएगा, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, नाम से समझ में आएगा आपको, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने जारी किया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट को। आंसर भी हो जाए। इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। वैसे तो पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट दी है पॉपुलेशन की, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो वही पूछी जा सकती। तो इंडिया के बारे में जो की पॉइंट्स इसने दिए हैं उनकी बात करते हैं। तो इसने बताया है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या वर्तमान में 144 करोड़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अब इंडिया है। इसके बाद चीन की जनसंख्या आती है ऑलमोस्ट 142.5 करोड़, इससे ज्यादा है 144.17 करोड़ ऑलमोस्ट, इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा। इसके अलावा भारत की जनसंख्या आने वाले 77 ईयर में बढ़कर दुगुनी हो जाएगी, संभावना है। इसके अलावा भारत की अनुमानित जनसंख्या का 24% आबादी वर्तमान में 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं और 17% 10 से 19 साल के बच्चे हैं। ओके, ये इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में एड्रेस किया गया। 2006 से 2023 तक भारत में 23% बाल विवाह हुए, और यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो भारत में पुरुषों में 71 ईयर और महिलाओं में 74 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पुरुषों को टेंशन ज्यादा होते हैं, नॉर्मली जो पुरुष है वो समझ जाएगा। तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 71 ईयर, और महिलाओं में ये कितनी है, 74 ईयर। कंफर्म। तो रिपोर्ट के की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिपोर्ट किसने जारी की? ये जारी की यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई। वैसे मातृ मृत्यु दर के बारे में भी इन्होंने बताया है कि भारत में मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड की जो मातृ मृत्यु दर है उसका 8% इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था इस रिपोर्ट का, लेकिन हो सकता है कभी आपको मेंस में लिखने के लिए डिस्क्राइब करना पड़े तो आपके लिए काम आएगा। इस संस्था की बात करें तो ये महिला, पुरुष और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्थापना 1969 में की गई थी और हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब विश्व विरासत स्थल। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सांस्कृतिक जितने भी स्थल है, जितने भी विरासत स्थल है, उन्हें प्रोटेक्ट करना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना पूरे वर्ल्ड में लोगों के मध्य में, यह मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाए जाने का। 18 अप्रैल को हर साल ये डे मनाया जाता है। ठीक है ना। थीम की बात करते हैं तो 2024 में डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है। 2023 में हेरिटेज चेंज वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी। 2 साल की याद रखिए, क्योंकि अगर 1 साल से पुराना करंट अफेयर पूछा गया तो फिर ये पूछा जा सकता है। अभी की थीम डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम इतिहास देखते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 1983 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को की महासभा के सम्मेलन में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाए जाने की घोषणा की गई थी 1983 में। भारत में हेरिटेज की बात करें, उद्देश्य तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उद्देश्य क्या है वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाए जाने का। भारत में जो विरासत स्थल है उनकी बात करते हैं। तो वर्तमान में यूनेस्को के भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल है। सही है, 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, इसमें से 34 सांस्कृतिक साइट है और 7 प्राकृतिक नेचुरल साइट है। एक कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिश्रित किस्मों में रखा गया है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। तो टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में देखने को मिलती है। लास्ट ईयर ही घोषित की गई है, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। एक है शांति निकेतन, ये 41वीं
विश्व धरोहर स्थल स्थल है भारत में पश्चिम बंगाल में, और 42वां विश्व धरोहर स्थल लास्ट ईयर घोषित किया गया हॉयसल के मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में। 41 और 42, ओके, आई थिंक लास्ट ईयर ही घोषित किया गया हो, लास्ट ईयर के एंड तक शायद घोषित किया गया था। 42 शांति निकेतन है और पश्चिम बंगाल में, और 41 हेरिटेज साइट है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट 42 नंबर की भारत में सबसे नई, ओके, हॉयसल के मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे आ जाते। 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? देखिए, पहले तो यह फैक्ट आपको नोट करना चाहिए कि माधवपुर मेला कहां आयोजित किया जाता है, तो भारत के गुजरात राज्य, और यह संबंधित है भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी से। कृष्ण और रुक्मणी, ठीक है, दोनों का विवाह स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है गुजरात का माधवपुर, इसीलिए भगवान कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित माधवपुर में गुजरात राज्य में माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित होता है? गुजरात। अभी सुर्खियों में इसलिए क्योंकि 17 अप्रैल को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात के माधवपुर गांव में इस मेले का इनॉग्रेशन किया है ना, कर दिया। ये 17 तारीख को हो चुका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया, ठीक है ना। 17 से लेकर 21 अप्रैल तक यह आयोजित किया जाएगा गुजरात के माधवपुर गांव में, जो कि पोरबंदर में स्थित है, ठीक है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। दोनों का विवाह हुआ था गुजरात के माधवपुर में, ऐसी मान्यताएं हैं। वैसे माधवपुर मेले का इतिहास मिश्मी जनजाति से भी टच होता है। हमने अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति पढ़ी थी। माधवपुर मेला इस जनजाति से भी एक गहरा संबंध रखता है। अब आप सोचोगे अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति से इनका क्या संबंध? तो रुक्मणी जी के जो पिता थे भीष्मक, माना जाता है कि वो इन्हीं के वंशज, मतलब ये जनजाति मानती है मिश्मी जनजाति की हमारे वंशज कौन? भीष्मक, जो कि रुक्मणी के पिता हैं। तो इसलिए मिश्मी जनजाति भी बहुत ही आदर के रूप में देखती है माधवपुर मेले को, जो कि गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित। गुजरात के अदर मेले की बात कर लें तो रण महोत्सव गुजरात के रण में, शामलाजी मेला गुजरात में, मोडेरा नृत्य महोत्सव, भवनाथ महादेव मेला और वोथा मेला गुजरात राज्य में आयोजित किए जाने वाले अन्य मेले और उत्सव हैं, ठीक है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष को डेब्रिस फ्री करने का इंडिया ने लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को डेब्रिस फ्री करने का लक्ष्य रखा है? मतलब अंतरिक्ष में जो मलबा होता है ना, जो किसी का भी हो सकता है, सैटेलाइट का या फिर किसी अदर चीज का, तो डेब्रिस कहा जाता है इन्हें। इसे फ्री करने का लक्ष्य रखा है इसरो ने 2030 तक का। आंसर भी हो जाए, ठीक है। तो भारत ने अंतरिक्ष को डेब्रिस फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक का। हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ, इन्होंने घोषणा की है कि हम 2030 तक डेब्रिस फ्री कर देंगे अंतरिक्ष को, ठीक है ना। यह घोषणा की है 2030 तक, ठीक है। अब इसरो की बात करें नॉर्मली, तो इसरो की स्थापना भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम ए साराभाई के नाम से जाने जाते हैं, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, जिनकी अभी हमने बात की। एस सोमनाथ ने घोषणा की है कि हम अंतरिक्ष को डेब्रिस फ्री कर देंगे 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो मेनिंजाइटिस, ठीक है, एक डिसीज है, आप एक रोग के रूप में दे सकते हैं। कवक के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, काफी सारे कारण हैं। तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है नाइजीरिया। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कौन बना? नाइजीरिया, ठीक है। अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, अफ्रीका का पहला देश है जिसने मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाया है। टीका लगाने वाला पहला देश बना है अफ्रीका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अप्रूव किए गए इस टीके का नाम, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, अफ्रीका का पहला देश बना है, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला। कौन? नाइजीरिया, अफ्रीका का पहला देश। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव किए गए इस टीके का नाम अगर हम देखें तो मेन 5CV, या इसे मेन 5 के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली मेनिंजाइटिस के लिए ही इसे डेवलप किया गया है। मेनिंजाइटिस
के लिए जो मेनिंगोकोकस एक बैक्टीरिया है, 5 प्रकार होते हैं इस बैक्टीरिया के, ठीक है ना। मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से बचाने के लिए इस टीके को डेवलप किया गया, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया जो आप 5 प्रकार देख रहे हैं मेनिंजाइटिस के लिए उत्तरदायी, और इस टीके का उपयोग नॉर्मली 9 महीने से लेकर 85 वर्ष आयु तक के लोगों पर किया जाएगा। 5 बैक्टीरिया से ये बचाता है एक सिंगल टीका। मेन 5 सीवी के नाम से जाना जाता है या मेन 5 के नाम से इसे जाना जाता है। तो अफ्रीका का पहला ऐसा देश जिसने मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाया है अपने देश में, यह है नाइजीरिया, ठीक है ना, अफ्रीकी देश है। कंफर्म। वैक्सीन को डेवलप किसने किया? तो वैक्सीन को पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि यूके सरकार की वित्तीय सहायता से बनाया गया, ठीक है ना। तो पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यूके सरकार ने वित्तीय सहायता दी है इसमें। मेनिंजाइटिस की बात करें तो एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना। कवक, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवियों के कारण ये हो सकता है। नॉर्मली होता क्या है, तो देखिए, जो ब्रेन, मानव शरीर में जो ब्रेन है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस हड्डी की झिल्लियों को प्रभावित करता है, ठीक है। मस्तिष्क से या ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक की झिल्लियों को प्रभावित करता है, जिसे कहा जाता है मेनिंजेस, और इस डिसीज को कहा जाता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। जिसका हाल ही में पहला टीका लगाने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजीरिया बना है, अफ्रीकी देश, ठीक है ना। तो नाइजीरिया को स्पेशली याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहला अफ्रीकी देश जिसने मेनिंजाइटिस के लिए अपने यहां पर टीका लगाया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्रांचलम किस राज्य में स्थित है? तो सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, इसके हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ सेशंस पहले हमने इसे तब भी पढ़ा था। अब ये इसलिए सुर्खियों में है, भारत के तेलंगाना राज्य में है। पहले तो ये समझिए कि भारत के तेलंगाना राज्य में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक मेले की शुरुआत की गई है, एक महोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसे कल्याणोत्सवम के नाम से जाना जाता है। तो तेलंगाना के भद्रांचलम एक क्षेत्र है, भद्रांचलम तेलंगाना में, यहाँ पर श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर देखने को मिलता है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में कल्याणोत्सवम की हाल ही में शुरुआत की गई। भगवान राम को प्रसिद्ध एक राम को समर्पित एक मंदिर है, राम जी का मंदिर है, क्योंकि रामनवमी थी, इसलिए यहाँ पर कल्याणोत्सवम की शुरुआत की गई, ठीक है। तेलंगाना राज्य के भद्रांचलम में गोदावरी नदी के तट पर यह मंदिर देखने को मिलता है। बार बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत की अयोध्या कहलाता है यह मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, दक्षिण भारत की अयोध्या कौन कहलाता है? कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना के भद्रांचलम में स्थित है। ओके, तो यहां पर हमने 18 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। इजीली आपको सभी फैक्ट यहां पर समझ में आ गए होंगे। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए, लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? किस विमेंस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है नेट साइबर ब्रंट को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। पढ़ा था लास्ट सेशन में, ठीक है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया पीएम नियुक्त किया गया? तो अहमद अब्दुल्ला नए पीएम बने हैं हाल ही में कुवैत के, जो कि एक पश्चिम एशियाई देश है। कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता के.जी. जयन का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अप्रैल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल है? तो यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जो कि इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? तो आयरन शील्ड नाम दिया है। हाल ही में रश्मि कुमारी ने केरम में राष्ट्रीय महिला एकल में खिताब जीता। यह राष्ट्रीय महिला एकल केरम में इनका कौन सा खिताब है? तो 12वां खिताब।
चर्चित क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है नेपाल से। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि भारत में कम हुई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन था कि आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर एक कौन है या किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो अभी हमने बात की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, किस देश से है कमेंट में आपको बताना है। लास्ट सेशन में जो करंट क्वेश्चन ऑफ द डे थे आपकी, उनकी बात कर लेते हैं। अजय वॉरियर वॉर एक्सरसाइज पूछी थी मैंने, भारत और ब्रिटेन के मध्य में आयोजित की जाती है। ओके, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। लास्ट ईयर पंजाब ने राइट टू वॉक लागू किया था अपने यहाँ पर, और राइट टू वॉक मतलब चलने का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना था कौन? पंजाब। कंफर्म। तो आज के इस सेशन में सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे पूछे हैं उनका आपको आंसर करना है। वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइएगा, लाइक करना बहुत जरूरी है। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।